मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। ये सुभाष चंद्र बोस जी का डायलॉग था। हम लोग ज़रूर ये तो सोचते हैं कि यार ब्लड डोनेट करने से मेरा क्या फ़ायदा, हमारा क्या फ़ायदा। बट फ़ायदा ब्लड रेसिपिएंट और ब्लड डोनर दोनों को है। पर आपने कभी ये सोचा है कि ये ब्लड डोनेशन का पूरा सिलसिला एग्जैक्टली शुरू कहाँ से हुआ था? ऐसी क्या मुसीबत आ पड़ी थी कि ब्लड ट्रांसफ्यूजन करना पड़ा? कुछ लोग सोचते होंगे कि ये वर्ल्ड वॉर वन के टाइम पे शुरू हुआ होगा, पर यह सिलसिला तो 1665 में ही शुरू हो गया था। A bottle of water? It's Leviosa. रिचर्ड लोअर ने पहली बार जानवरों के बीच खून का ट्रांसफ्यूजन किया। उन्होंने दो डॉग्स के बीच में सफलता से खून ट्रांसफ्यूज किया। इस एक्सपेरिमेंट ने पहली बार यह साबित किया कि खून का ट्रांसफ्यूजन मुमकिन है और रेसिपिएंट इस प्रोसीजर को सरवाइव कर सकता है। एनिमल्स के ब्लड ट्रांसफ्यूजन की सक्सेस को देख रिचर्ड लोअर ने यही एक्सपेरिमेंट ह्यूमंस पे भी ट्राई करने का सोचा और 2 साल बाद 1667 में उन्होंने पहली बार ब्लड का ट्रांसफ्यूजन किया। और ये हुआ था एक छोटे से 15 साल के बच्चे और एक शीप के बीच, भेड़ के बीच। उन्होंने एक शीप को इसीलिए चूज किया क्योंकि उन्हें लगा कि डोनर एनिमल के कैरेक्टरिस्टिक्स रेसिपिएंट के हेल्थ को बेहतर करने में काम आ सकते हैं। उस 15 साल के बच्चे को फीवर हुआ था। उस टाइम पे फीवर एक बड़ी प्रॉब्लम थी और कोई प्रॉपर मेडिकेशन भी नहीं थी, तो फिजिशियंस ने सोचा कि ब्लड ट्रांसफ्यूजन से फीवर को ठीक किया जा सकता है। तो रिचर्ड लोअर ने कुछ दूसरे फिजिशियंस के साथ मिलकर उस 15 साल के बच्चे के अंदर एक शीप का ब्लड ट्रांसफ्यूज किया और समहाउ ये सक्सेसफुल रहा। वो बच्चा कुछ महीनों तक तो ठीक हो गया। उसके बाद उसके साथ क्या हुआ ये तो हम नहीं जानते, पर इस एक्सपेरिमेंट की सक्सेस को देखकर कुछ और लोगों के ऊपर एनिमल्स का ब्लड ट्रांसफ्यूज किया गया और बाकी सबको एनाफिलैक्सिस, फीवर, सर्कुलेटरी कोलैप्स, एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस, किडनी फेलियर और इन्फेक्शंस जैसे साइड इफेक्ट्स देखने को मिले। इतने सिवियर रिएक्शंस देखने के बाद एनिमल्स से ह्यूमंस का ब्लड ट्रांसफ्यूजन लॉ के द्वारा बैन कर दिया गया। अराउंड 150 साल बाद फर्स्ट ह्यूमन ट्रांसफ्यूजन हुआ जिसमें डोनर और रेसिपिएंट दोनों ह्यूमंस ही थे, जेम्स ब्लंडल एक ब्रिटिश ऑब्स्टेट्रिशियन के द्वारा। उस समय पोस्टपार्टम हेमरेज की वजह से विमेन की डेथ्स बहुत हुआ करती थी और ब्लंडल को ये प्रॉब्लम सॉल्व करनी थी और उनको इसका मौका तब मिला जब उनके पास एक पोस्टपार्टम हेमरेज की पेशेंट आई और उन्हीं फीमेल के हस्बैंड को ब्लड डोनर के रूप में चुना गया। ब्लंडल का मानना था कि एक हेल्दी और कंपैटिबल डोनर एक सक्सेसफुल ट्रांसफ्यूजन के लिए ज़रूरी है और एक करीबी रिश्तेदार को डोनर बनाना प्रैक्टिकल और इमोशनली सपोर्टिव था और ये ट्रांसफ्यूजन सफल भी रहा। पेशेंट की कंडीशन में सुधार आया। 1867 में जोसेफ लिस्टर जो एक सर्जन थे, उन्होंने एंटीसेप्टिक्स का यूज किया इन्फेक्शन को कंट्रोल करने के लिए। बट फिर आया एक बड़ा ब्रेक थ्रू। 1900 तक ब्लड ग्रुप्स के बारे में कोई नहीं जानता था। उसी साल कार्ल लैंडस्टाइनर, एक फिजिशियन जिन्होंने पहले 3 ह्यूमन ब्लड ग्रुप्स डिस्कवर कर लिए थे, जिनका नाम उन्होंने ए, बी एंड सी रखा और ब्लड सी टाइप को उन्होंने कुछ टाइम बाद ओ में चेंज कर दिया क्योंकि सी एक एक्स्ट्रा वेरिएबल लग रहा था और उसका रिलेशन ए और बी ब्लड टाइप्स के साथ मैच नहीं हो रहा था, जिसकी वजह से क्लैरिटी नहीं आ पा रही थी ब्लड टाइप्स के बीच में। उन्हीं के कलीग्स अल्फ्रेड डिकैस्टलो और एड्रियानो स्टोरली ने 1902 में ए बी ब्लड ग्रुप इस डिस्कवरी में ऐड किया और इसके लिए लैंडस्टाइनर को मेडिसिन की फील्ड में 1930 में नोबेल प्राइज भी मिला। ब्लड टाइप्स की खोज से ही ब्लड ट्रांसफ्यूजन ज़्यादा सक्सेसफुल बन सका। 1907 में हेक्टोइन ने यह सुझाव दिया कि ट्रांसफ्यूजन की सेफ्टी को डोनर्स और पेशेंट्स के बीच ब्लड को क्रॉस मैच करके बेहतर बनाया जा सकता है ताकि इनकम्पैटिबल मिक्सचर्स को एक्सक्लूड किया जा सके। रूबिन ऑटनबर्ग ने न्यूयॉर्क में पहला ब्लड ट्रांसफ्यूजन ब्लड टाइपिंग और क्रॉस मैचिंग का यूज करके रिजल्ट दिया। ऑटनबर्ग ने ब्लड ग्रुप्स के मेंडेलियन इनहेरिटेंस को भी ऑब्जर्व किया और ग्रुप ओ डोनर्स की यूनिवर्सल यूटिलिटी को पहचाना। 1908 में फ्रेंच सर्जन एलेक्सिस कैरल ने एक तरीका डेवलप किया जिससे क्लॉटिंग को रोका जा सके, रेसिपिएंट की वेन को सीधा डोनर की आर्टरी से सिलकर। इस वेन टू वेन या डायरेक्ट मेथड को एनास्टोस्मोसिस के नाम से जाना गया और कई डॉक्टर्स ने इसे अपनाया।
जिनमें जेबी मर्फी और जॉर्ज क्राइल भी शामिल थे। ये प्रोसीजर ब्लड ट्रांसफ्यूजन्स के लिए फीसिबल नहीं रहा, लेकिन इसने सक्सेसफुल ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन का रास्ता साफ किया, जिसके लिए कैरल को 1912 में नोबेल प्राइज भी मिला। 1912 में रॉजर ली, जो मैसाचुसेट्स जनरल हॉस्पिटल में विजिटिंग फिजिशियन थे, ने पॉल डडली वाइट के साथ मिलकर ली वाइट क्लॉटिंग टाइम डेवलप किया। ट्रांसफ्यूजन मेडिसिन के नॉलेज बेस में एक और इम्पोर्टेंट डिस्कवरी जोड़ने के साथ ली ने डेमोन्स्ट्रेट किया कि ग्रुप ओ ब्लड किसी भी ब्लड ग्रुप के पेशेंट्स को देना सेफ है और सभी ग्रुप्स का ब्लड ग्रुप ए बी पेशेंट्स को दिया जा सकता है। इसी समय यूनिवर्सल डोनर और यूनिवर्सल रेसिपिएंट के टर्म्स कॉइन किए गए, पर एक बड़ा ब्रेक थ्रू अब तक मिसिंग था। एंटीकोएगुलेंट्स के बिना खून इकट्ठा करने के 5 से 10 मिनट के अंदर क्लॉट होने लगता है। बेस्ट केस में सिर्फ कुछ घंटों के लिए ही यूजेबल होता है। शॉर्ट टर्म एंटीकोएगुलेंट्स जैसे हेपरिन के साथ खून 24 घंटे तक यूजेबल रह सकता है, लेकिन ये लॉन्ग टर्म स्टोरेज या ट्रांसफ्यूजन के लिए आइडियल नहीं है। एंटीकोएगुलेंट्स जैसे सोडियम साइट्रेट का विकास एक इम्पोर्टेंट एडवांसमेंट था, क्योंकि इसने खून को कई दिनों से लेकर हफ्तों तक स्टोर करना मुमकिन बनाया। और इन लॉन्ग टर्म एंटीकोएगुलेंट्स की डिस्कवरी 1914 में वर्ल्ड वॉर 1 के समय पर हुई, जिनमें सोडियम साइट्रेट भी शामिल था, जो खून में कैल्शियम को चलेट करके क्लॉटिंग को रोकता है और खून को रेफ्रिजरेशन में स्टोर करके 21 दिनों तक प्रिजर्व करने की पॉसिबिलिटी प्रोवाइड करता है, जितना वक्त वर्ल्ड वॉर 1 के सोल्जर्स को बचाने के लिए काफी था। 1915 तक ब्लड ट्रांसफ्यूजन डायरेक्ट था, मतलब ब्लड डोनर और रेसिपिएंट दोनों का खून ट्रांसफर साइमल्टेनियसली होता था। पर 1915 में माउंट सिनाई हॉस्पिटल न्यूयॉर्क में रिचर्ड ल्यूइसन ने सोडियम साइट्रेट को एंटीकोएगुलेंट के रूप में यूज करके ट्रांसफ्यूजन प्रोसीजर को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदल दिया। इसके अलावा रिचर्ड वेल ने ऐसे एंटीकोएगुलेटेड ब्लड के रेफ्रिजरेटेड स्टोरेज की फीसिबिलिटी डेमोन्स्ट्रेट की। ये ट्रांसफ्यूजन मेडिसिन में एक बड़ी डेवलपमेंट थी। 1916 में फ्रांसिस रूस और जे.आर. टर्नर ने साइट्रेट ग्लूकोज सॉल्यूशन इंट्रोड्यूस किया, जो ब्लड को इकट्ठा करने के बाद कई दिनों तक स्टोर करना परमिट करता था। ब्लड को कंटेनर्स में स्टोर करके बाद में ट्रांसफ्यूजन के लिए यूज करना वेन टू वेन मेथड से इनडायरेक्ट ट्रांसफ्यूजन में ट्रांजिशन को पॉसिबल बनाता है। इस खोज ने वर्ल्ड वॉर 1 के दौरान ब्रिटिश के पहले ब्लड डिपो की स्थापना का रास्ता भी साफ किया। ऑसवाल्ड रॉबर्टसन, जो एक अमेरिकन आर्मी ऑफिसर थे, को ब्लड डिपोज बनाने का श्रेय दिया जाता है। रॉबर्टसन को 1958 में पहले ब्लड बैंक के डेवलपर के रूप में AABB लैंडस्टाइनर अवार्ड मिला। हमें कई लंबे समय तक यही लगता रहा कि हमारे पास सिर्फ 4 ब्लड ग्रुप्स हैं, जो हैं A, B, AB और O। कार्ल लैंडस्टाइनर, जिन्होंने पहले ही ABO ब्लड ग्रुप सिस्टम डिस्कवर कर लिया था, उन्होंने अपने साथी अलेक्जेंडर एस वीनर के साथ ब्लड ग्रुप्स पर अपना काम कंटिन्यू रखा, क्योंकि वो ब्लड कंपैटिबिलिटी और ट्रांसफ्यूजन रिएक्शंस की कॉम्प्लेक्सिटीज को और अच्छे से समझना चाहते थे। 1937 में लैंडस्टाइनर और वीनर ने रेसस मंकीज के ब्लड का यूज करके एक्सपेरिमेंट्स किए। उन्होंने रेसस मंकीज के रेड ब्लड सेल्स को रैबिट्स और गिनी पिग्स में इंजेक्ट किया। इन एनिमल्स ने मंकी के रेड ब्लड सेल्स के खिलाफ एंटीबॉडीज प्रोड्यूस की। अगर गिनी पिग्स और रैबिट्स का ब्लड रेसस मंकीज के ब्लड के खिलाफ कोई एंटीबॉडीज नहीं बनाता, तो इसका मतलब ये होता कि उनके ब्लड में भी रेसस मंकीज के ब्लड का कोई ना कोई सिमिलर एंटीजन ऑलरेडी प्रेजेंट है। पर गिनी पिग्स और रैबिट्स के ब्लड ने रेसस मंकीज के ब्लड के खिलाफ एंटीजेंस प्रोड्यूस किए। इसका मतलब रेसस मंकीज का ब्लड कंप्लीटली एक फॉरेन ऑब्जेक्ट था रैबिट्स और गिनी पिग्स के ब्लड के लिए। पर जब यही सीरम, जो एंटीबॉडीज कंटेन करता था, को ह्यूमन ब्लड सैंपल्स पर टेस्ट किया गया, उन्होंने डिस्कवर किया कि सीरम लगभग 85% ह्यूमन सैंपल्स के रेड ब्लड सेल्स के साथ जुड़ गया, जो ये इंडिकेट करता है कि ह्यूमन ब्लड में भी एक सिमिलर एंटीजन ऑलरेडी प्रेजेंट है। इस एंटीजन का नाम RH फैक्टर रखा गया, रेसस मंकीज के नाम पर। इसी समय के आसपास फिलिप लेवाइन और रूफस स्टेटसन
ने 1939 में एक केस रिपोर्ट किया जो इनडायरेक्टली RH फैक्टर के एग्जिस्टेंस को सपोर्ट करता था। एक औरत जिसका ब्लड टाइप RH नेगेटिव था ने एक RH पॉजिटिव बेबी को जन्म दिया और सब्सिक्वेंटली उसने RH पॉजिटिव ब्लड का ट्रांसफ्यूजन रिसीव किया। उससे सिवियर ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन हुआ और उसका अगला RH पॉजिटिव बेबी हीमोलिटिक डिजीज ऑफ द न्यूबॉर्न HDN से पीड़ित हुआ, एक कंडीशन जो बाद में RH इनकम्पैटिबिलिटी का कारण समझी गई। 1937 में बर्नार्ड फैंटिस, जो कुक काउंटी हॉस्पिटल शिकागो के डायरेक्टर ऑफ थेरेपेटिक्स थे, ने यूनाइटेड स्टेट्स का पहला हॉस्पिटल ब्लड बैंक स्थापित किया, एक ऐसे हॉस्पिटल लैबोरेटरी का निर्माण करके जो डोनर ब्लड को प्रिजर्व और स्टोर कर सकता था। फैंटिस ने ब्लड बैंक शब्द की शुरुआत की। कुछ ही सालों में हॉस्पिटल और कम्युनिटी ब्लड बैंक्स पूरे यूनाइटेड स्टेट्स में बनने लगे। कुछ सबसे पहले ब्लड बैंक सैन फ्रांसिस्को, न्यूयॉर्क, मायामी और सिनसिनाटी में स्थापित हुए। धीरे धीरे ब्लड बैंक्स इतने बढ़ने लगे कि 1962 तक पूरे यूएस में 4,400 हॉस्पिटल ब्लड बैंक्स, 123 कम्युनिटी ब्लड सेंटर्स और 55 अमेरिकन रेड क्रॉस ब्लड सेंटर्स बन गए, जो हर साल 50 से 60 लाख ब्लड यूनिट्स कलेक्ट करते थे। सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था, ब्लड के बारे में रिसर्च बहुत अच्छी चल रही थी, पर फिर सामने आई एक बड़ी मुसीबत। 1980 के शुरुआती दशक में यूनाइटेड स्टेट्स में और बाद में दूसरे देशों में डॉक्टर्स ने देखा कि तेज गति से एक रेयर बीमारी यंग और हेल्दी मैन को अफेक्ट कर रही है, जैसे न्यूमोसिस्टिस न्यूमोनिया, PCP और कपोसी सर्कोमा। शुरुआत में ये केसेस बड़े शहरों जैसे लॉस एंजलिस, न्यूयॉर्क, सैन फ्रांसिस्को में रहने वाले गेज में रिपोर्ट किए गए थे। इन्हीं तरह के केसेस हीमोफीलियाक्स में भी देखे गए थे, जो ब्लड ट्रांसफ्यूजन रिसीव करते थे, और ड्रग यूजर्स में भी। 1983 से 1984 के बीच अलग अलग रिसर्च टीम्स, जो कि डॉक्टर ल्यूक मोंटैग्नियर ने पास्चर इंस्टीट्यूट में फ्रांस और डॉक्टर रॉबर्ट गेलो ने नेशनल कैंसर इंस्टीट्यूट में यूनाइटेड स्टेट्स में लीड किया था, एड्स पेशेंट्स से एक नया प्रकार का रेट्रोवायरस आइसोलेट किया। मोंटैग्नियर की टीम ने इस वायरस को लिम्फाडेनोपैथी एसोसिएटेड वायरस LAV नाम दिया, जबकि गेलो की टीम ने इसे ह्यूमन टी सेल लिम्फोट्रोपिक वायरस 3 HLTV नाम दिया। अंत में इस वायरस को ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस HIV के रूप में नाम दिया गया, जो इस बात को दर्शाता है कि ये इम्यून सिस्टम के CD4+ T सेल्स को निशाना बनाकर नष्ट करता है और इस तरह इम्यूनोडेफिशिएंसी का कारण बनता है। यूनाइटेड स्टेट्स के सेंटर्स फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन CDC ने 1981 में एड्स का पहला ऑफिशियल डेफिनेशन स्थापित किया, जो सिवियरली कॉम्प्रोमाइज्ड इम्यून सिस्टम्स वाले इंडिविजुअल्स में अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शंस और कैंसर्स के आधार पर था। HIV एड्स जल्द ही एक ग्लोबल पैंडेमिक बन गया, जो लेट 1980s और अर्ली 1990s तक दुनिया भर में करोड़ों लोगों को प्रभावित करता रहा। इंटेंसिव रिसर्च एफर्ट्स वायरस को समझने, डायग्नोस्टिक टेस्ट्स डेवलप करने और ट्रीटमेंट ऑप्शंस एक्सप्लोर करने पर केंद्रित हुए, पर फिर मिड 1990s में एक बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू देखा गया, एंटी रिट्रोविरल थेरेपी ART के विकास के रूप में, जो HIV एड्स के मैनेजमेंट में बड़ा परिवर्तन लाया। आर्ट ने उस बीमारी को एक समय फेटल रूप, मतलब कुछ ही समय के अंदर इंसान की मौत से बचाकर उसे एक मैनेजेबल क्रोनिक कंडीशन में बदल दिया, जिसे बहुत से लोग लंबे समय तक आराम से मैनेज कर सकें। ब्लड डोनेशन उन पेशेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है जो एक्सीडेंट्स, सर्जरीज या मेडिकल इमरजेंसीज के कारण सिग्निफिकेंट ब्लड खो चुके हैं। कई मेडिकल कंडीशंस और ट्रीटमेंट्स के लिए ब्लड ट्रांसफ्यूजन्स की ज़रूरत होती है ताकि पेशेंट्स का समर्थन किया जा सके। ब्लड अलग अलग सर्जिकल प्रोसीजर्स के लिए इम्पोर्टेंट होता है, जिनमें कॉम्प्लेक्स सर्जरीज जैसे कार्डियक सर्जरीज, ऑर्गन ट्रांसप्लांट्स और ऑर्थोपेडिक प्रोसीजर्स शामिल हैं। क्रोनिक कंडीशंस जैसे गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ब्लीडिंग, लिवर डिजीज और किडनी फेलियर वाले पेशेंट्स को
कॉम्प्लिकेशंस मैनेज करने और हेल्थ मेंटेन करने के लिए रेगुलर ब्लड ट्रांसफ्यूशंस की ज़रूरत होती है। एक बार ब्लड डोनेट करके आप बिना अपने शरीर को कोई नेगेटिव इम्पैक्ट डाले दूसरों की जान बचा सकते हैं। हमारी बॉडीज में ब्लड को रीजनरेट करने की बहुत अच्छी क्षमता होती है। आमतौर पर एक एडल्ट के पास लगभग 10 पिंस ऑफ ब्लड होता है और डोनेशन के दौरान टिपिकली सिर्फ एक पिंट ब्लड लगभग 470 मिलीलीटर कलेक्ट किया जाता है। ब्लड का लिक्विड पोर्शन प्लाज्मा डोनेशन के बाद लगभग 24 घंटे में ही फिर से बन जाता है और रेड ब्लड सेल्स भी बस कुछ हफ्तों में रिस्टोर हो जाती हैं और शरीर 6 से 8 हफ्तों में पूरी तरह से डोनेटेड ब्लड कंपोनेंट्स को रिप्लेस कर लेता है। अमेरिकन रेड क्रॉस के अनुसार व्यक्ति हर 8 हफ्तों में सेफली ब्लड डोनेट कर सकते हैं। रिसर्च दिखाती है कि ब्लड डोनेशन इम्यून सिस्टम को कमजोर नहीं करती और ना ही लॉन्ग टर्म हेल्थ प्रॉब्लम्स का कारण बनती है। और उल्टा कुछ स्टडीज ये बताती है कि रेगुलर ब्लड डोनर्स को कार्डियोवैस्कुलर डिजीजेस मतलब हार्ट रिलेटेड डिजीजेस का कम रिस्क होता है क्योंकि उनके आयरन लेवल्स थोड़े से कम होते हैं। हर डोनेशन 3 लोगों की जान बचा सकती है। रेड ब्लड सेल्स, प्लाज्मा और प्लेटलेट्स उन पेशेंट्स को पहुंचा के जिनको इनकी सबसे ज्यादा जरूरत है। ये स्टैटिस्टिक्स हर डोनेशन के लाइफ सेविंग पोटेंशियल को दर्शाती है। ब्लड डोनेट करके आप अपने कम्युनिटी की हेल्थ और वेल बीइंग में सीधा योगदान दे सकते हैं। आखिर में ब्लड डोनेट करना एक सिंपल लेकिन बहुत ही पावरफुल तरीका है जिससे आप अपने कम्युनिटी के हेल्थ और वेल बीइंग में योगदान दे सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।